सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में। ठीक है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस लो है, ओके, धीमी है वॉइस। अभी बताइए किस तरह की है वॉइस, जल्दी से। वॉइस इज़ टू लो। अब बताओ कैसी आ रही है वॉइस। Hello sir, good morning. I arranged the money today, but coupon code is not available. Yesterday I complete your online life. ठीक है, मैं कूपन को आज के लिए और एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, कूपन कोड को। राइट, अब सही है। चलो चलो, मुगैम्बो खुश हुआ। 127 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज्ड इन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, चल क्यों नहीं। अच्छा, अरे भगवान, 10 दिक्कतें रहती हैं। पेन टैब वाला लगाओ, माइक वाला लगाओ, हे भगवान, कहाँ गया भाई साहब ये। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट एंगेज्ड इन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के जो कि एंगेज्ड है बजटरी प्रोसेस में। बजटरी प्रोसेस: stabilizing the level of aggregate demand in the economy, redistributing incomes of people as per constitutional principles, floating schemes to appeal to citizens in democratic way on a regular basis, allocating funds to various economic activities. ये रहे आपके हिंदी में ऑप्शंस। हाँ चलो, तो करें अभी। देखो, जब हम बात करते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट एंगेज इन दी बजटरी प्रोसेस, ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, फ्लोटिंग स्कीम्स टू अपील टू सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक वे ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये एक बजटरी प्रोसेस नहीं, ये एक पॉपुलिस्टिक मेजर माना जाता है। पॉपुलिस्टिक का मतलब होता है लोक लुभावन वाला, लोगों को लुभाने के लिए। ये सब कब काम किए जाते हैं? फ्लोटिंग स्कीम्स टू अपील सिटीजन्स, चुनाव के टाइम पे, है ना। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये फ्री राइड लो मेट्रो में, ये सब कौन मतलब करती हैं? गवर्नमेंट कब करती हैं? चुनाव के टाइम पे किए जाती हैं, सो दैट वोट के लिए। ये कोई बजटरी प्रोसेस का पार्ट नहीं होगा। सी को आप एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पर स्टेबलाइजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी होगा। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम्स ऑफ पीपल एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। कौन सा आर्टिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोलता है? कौन सा? डीपीएसपी में हमारा आर्टिकल है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है, तो बी वाला भी होगा यहाँ पर। ओनली ए एंड बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, तो आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं एल डी सी गोज टू पी एच सी। ये आर्टिकल नंबर 39 है। 39 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, सी, डी, ई और एफ। ये है लाइवलीहुड इंश्योर, लाइवलीहुड इंश्योर करना, नहीं जीविका। डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, जो मटेरियल रिसोर्सेज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये है आपका आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी, विच टॉक्स अबाउट टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सी से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सी से हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो इसको प्रिवेंट करना है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स 2022 मैच दी स्टेट्स इन द फर्स्ट कॉलम with their rate of unemployment in the year 2020-21 given in the second column। तो यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज लिखा हुआ है। मैच करिए ज़रा। अब अगर आपने मैच कर लिया होगा पॉज करके, तो आपने अगर मतलब अगर आपको याद नहीं होगा और फिर 2022 का स्टैटिस्टिक्स किसको याद होगा, तो आपने ये किया होगा भाई केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। हमने पिछले सेंसस वीडियो में देखा था कि भाई 94% लिटरेसी रेट होती है, तो लिटरेसी रेट अगर सबसे ज़्यादा है तो जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा सबसे, है ना। तो आपने हो सकता है कि इसको ए से मैच किया हो।
देन गोवा में आपको लगता है गोवा में भी लोग एम्प्लॉयड ही होंगे, इतने लोग घूमने जाते हैं, रोजगार तो होगा ही सबके पास। इसका सी मार दिया होगा, हरियाणा में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। तो हरियाणा का डी कर दिया होगा, बच गया बी, है ना, ए सी डी बी। बट टू ए मैटर ऑफ सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज के लिए 10.1% है केरला का, गोवा का है उससे भी ज़्यादा 10.5%। हरियाणा की अगर बात करेंगे तो इसका सबसे कम है, और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो ये सी हो जाएगा, यानी एकदम उल्टा, बी डी ए सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कारण उसका ये है क्योंकि हरियाणा में एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं जब, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलता है। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो जल्दी फल्दी मेजरेबल नहीं होता है, इसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें एक तो स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं जिसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, एक हम पढ़ते हैं साइक्लिकल जिसको चक्रीय बेरोजगारी, या फिर इसी का ही एक सब टाइप होता है जिसको हम सीजनल बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल तो होता है संरचनात्मक, यानी कि जो स्किल की डिमांड है वो स्किल आपके पास नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल का मतलब होता है रेसेशन, जब मंदी चल रही होती है तो ये माना जाता है कि हर जगह, हर किसी की, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ जहाँ रेसेशन चल रहा है सब लोगों की जॉब जाती है रेसेशन के टाइम पे। और सीजनल जो है ये इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्टली हमें देखने को मिलता है। एक टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट है जब बुआई और कटाई के समय होता है, और बाकी समय में अनएम्प्लॉयड रहते हैं काफ़ी, जो खासकर जो लेबरर्स होते हैं वो। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, रूरल में। डिस्गाइज्ड भी हमें एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है कि जितने लोग दिख रहे हैं कि एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे 5 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनमें से 2 की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो सकता है, तो ये इनको डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। फिक्शनल होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे आप में से काफ़ी लोग होंगे, हो सकता है कि कहीं पे जॉब कर रहे हो लेकिन अभी के लिए आपने लीव ले रखी हो कि भाई मुझे बेटर जॉब की तैयारी करनी है, तो वो जो बीच का टाइम होता है जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और अगर मैं एक और होता है दैट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये हमें इंडिया के अर्बन इलाकों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अकॉर्डिंग टू द नवंबर 2021 का डेटा? तो ये 1.4%। आई वुड एग्री कि यहाँ पर ये थोड़े से बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। हर स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट याद रखना, और अभी 2021 के डेटा के हिसाब से काफ़ी मुश्किल है, तो 2020-21 का नहीं होगा तो मैं डेटा एक बार अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर ये 5 भी देख लोगे, वैसे स्पेसिफिक पूछ लेगा किसी स्टेट का, यूपी का, बिहार का, तो स्पेसिफिकली आपको याद होना ही चाहिए। वैसे तो यहाँ से आप अभी के लिए याद रख सकते हैं केरला, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात का जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि अगर ये आ जाए तो एटलीस्ट हमसे क्वेश्चन बन जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसका पूरा जो चार्ट है वो पूरा जो है अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। और एक चीज़ कि जो मेंस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं था, मिल नहीं रही थी पीडीएफ जो है, तो इसीलिए मैंने जो पीडीएफ हैं, जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने किए थे सीजीएल टीयर 1 से पहले, तो वो सारे मैंने अपलोड करवा दिए हैं, मतलब उनके नोट्स जो हैं। तो 4 लेक्चर्स लिए थे, चारों के नोट्स जो है मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो वहाँ से उनको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टीयर 1 में तो क्वेश्चंस आया नहीं क्योंकि बहुत पुराने पुराने आए, तो अब एक्सपेक्टेड है कि भाई मेंस में आ सकता है। ठीक है, वॉइस बहुत लो है, वॉइस थोड़ा और इनक्रीज़ करिए। अभी एक बार कंफर्म करेंगे कि अभी वॉइस आ रही है कि ना, कि नहीं। वॉइस बढ़ाइए क्योंकि बहुत पुराने पुराने हैं, तो अब एक्सपेक्टेड है कि भाई मेंस में आ सकता है। ठीक है, वॉइस बहुत, अभी एक बार कंफर्म करो है, वॉइस थोड़ा और इनक्रीज़ करिए। अभी एक बार कंफर्म करेंगे कि अभी वॉइस आ रही है कि ना, कि नहीं। अभी ठीक है ना, चलो। तो वॉट अप्रोच, अब तुम समझ लो, खैर छोड़ो। अब है क्या ना, कल मेरी भतीजी आई है, तो उसके आते ही चीज़ें इधर उधर होने लगती हैं। अब उसने आई होगी, कुछ माइक वाइक में छेड़छाड़ कर दी होगी, वो एक होता है ना नॉब होता है, तो नॉब जो है घुमा डाला होगा,
अब काफ़ी संभल के रहना पड़ता है हर चीज़ का, कभी हो सकता है आए क्लास लेने, पेन ही गायब है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। सर क्रिसमस न्यू ईयर में कहाँ जाएंगे घूमने? टिंकू जिया? बेटा कहीं नहीं जाएंगे, टिंकू जिया पे डांस करेंगे घर ही में, है ना। वॉट अप्रोच डिड दादा भाई नौरोजी यूज़ टू? बाकी क्रिसमस पे तो नहीं, लेकिन हाँ यार 1-2 दिन में भी जाना है, तो आज शाम या कल शाम को गांव जाना है। तो मैं बोला था ना मिलेट्स लाने हैं मुझे अपने लिए, ठीक है, तो वही मिलेट्स लाने के लिए जाना है। मिलेट्स मतलब समझते हो ना। हम्म, चलो भाई। वॉट अप्रोच डिड दादा भाई नौरोजी यूज़ टू कैलकुलेट दी पोवर्टी लाइन? दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की गणना के लिए किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया? प्रिजनर मेन्यू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? तो सही आंसर इसका होगा प्रिजनर मेन्यू, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था? अप्रोच दादा भाई, तो दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया और पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल इनकम का और जो पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया वो इन्होंने अनऑफिशियल तरीके से दिया था। पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था? हु मेड द फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट? किसने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच का तरीका निकाला? तो ऑफिशियल अटेम्प्ट ध्यान रखना, ये पीसी महालनोबिस है ना, जिनके जन्म दिवस पे महालनोबिस, जिनके जन्म दिवस पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जिनके जन्म दिवस पर हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच की अगर बात करेंगे तो वी के आर वी राव। और पीसी महालनोबिस की अगर बात करेंगे तो 1949 1949 में। और वी के आर वी राव की अगर बात करेंगे तो उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1931 के टाइम पे दिया था। प्रिजनर मेन्यू क्या होता है? प्रिजनर मेन्यू का मतलब होता है कि जहाँ पर हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में दूध वगैरह हो गया, है ना। अ, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, प्रिजनर मेन्यू का मतलब होता है जो कैदी को खाना दिया जाता है। कैदी का मतलब होता है कि भाई बेसिक खाना, ठीक है। तो वो उन्होंने वो यूज़ किया था पोवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए, और पहला अटैम्प्ट इन्होंने किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी इन्होंने स्थापना करी थी 1866 में, हमें पता है, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। एंड दादा भाई नौरोजी जी ने रस्त गुफ्तार करके एक निकाली थी, एक पत्रिका फॉर द पारसी कम्युनिटी। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट इज़ कि इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आज मैं थोड़ा तेज़ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा तबीयत पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है। क्यों लग रही पता नहीं मुझे, लेकिन अजीब सी लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में सत्य है? अब दो तरह के हमारे गुड्स होते हैं, एक तो होते हैं पब्लिक गुड्स और एक होते हैं प्राइवेट गुड्स, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल रोड हो गई, पब्लिक गुड है। डिफेंस हो गया, पब्लिक गुड है। रेलवे हो गया, पब्लिक गुड है। तो क्या ये राइवलरस इन कंजम्पशन होते हैं? ये तो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे अगर आपने पढ़ा तो मेरे से पहले, तो कि ये राइवलरस नहीं होते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव नेचर के नहीं होते हैं। राइवलरस का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो किसी दूसरे के कंजम्पशन पे इसका फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पब्लिक गुड्स होते हैं दे आर अवेलेबल टू ऑल, ये सभी के लिए होते हैं, तो ये नॉन राइवलरस होते हैं कंजम्पशन में और ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, बिल्कुल ये सही है। अगर एक्सक्लूडेबिलिटी लिखा होता तो गलत होता। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो तुम्हारे लिए नहीं बचेगा, वो ऐसा पब्लिक गुड में नहीं होता है। इसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट नहीं, इनमें ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है, इसमें कोई मार्जिनल एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली 2, ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रखना यही तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब पढ़ाया था पहले भी, कि नॉन राइवलरस होते हैं, इसमें कोई एक्सक्लूबिलिटी की कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं और इनका मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। प्रपोज, अच्छा ये बताओ कि चलो छोड़ो, प्रपोज इन 2023-24
Which section of the IT, that is Income Tax Act of 1961, exempt senior citizens aged 75 years and above from filing income tax returns? तो क्या चीज़ एग्जेम्प्ट करता है, कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 का, जो 75 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको एग्जेम्प्ट करता है कि उनको इनकम टैक्स की फाइलिंग नहीं करनी है? तो ये आपका है सेक्शन 194P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज सेवेंथ, विच एडिशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023? तो ये आपकी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका कौन सा एडिशन अनाउंस किया गया है? अच्छा ये बताना कि इनमें से आपको मतलब ऐसे रैंडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, एड या फिर ऑक्सिलरी, एड और ऑक्सिलरी क्या होते हैं ट्रेड के? ट्रेड के लिए एड और ऑक्सिलरी क्या होते हैं? ये मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे कि याद आ रहा है आपको? वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, और एक दो और आप नाम कर सकते हो इसमें, मतलब नेम कर सकते हो एड और ऑक्सिलरी क्या होते हैं ट्रेड के लिए, जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4.0 एडिशन को जो है लॉन्च किया गया है। कौशल विकास योजना यानी कि स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, तो इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो देखती है इसको। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका 4.0 अभी एडिशन आया है। सर यस, while estimating gross domestic product that is GDP, the monetary value of only final goods are considered because जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही उन्हीं की क्यों मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की यहाँ पर क्यों नहीं लेते हैं? ए ओके, पढ़ा नहीं था आपसे, अच्छा। चलो, तो क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि जब हम बात करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तो फाइनल गुड्स को ही क्यों लेते हैं? सो दैट कि डबल काउंटिंग ना हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो है कुछ गेहूँ मतलब प्रोड्यूस किए गए फार्मर के द्वारा, ठीक है, उसने इसको दिया एक मिल पे, ठीक है, एक मिल को ट्रांसफ़र किया। अब उस मिल ने क्या किया, या फिर मान लेते हैं कि ये किसी थोक जो मतलब जो स्टॉक में रखता है उसको दे दिया, जो स्टॉक में रखता है, ठीक है। तो इसने क्या किया इसका, या फिर ये मैदा बनाता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैदा बनाता है, तो इसने मान लेते हैं 100 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया, 100 रुपये का इसको दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें अपनी वैल्यू एडिशन करेगा, और वैल्यू एडिशन करने के बाद इसको 120 रुपये में बेच दिया, किसको? ये बिस्किट फैक्ट्री को, ठीक है। यहाँ पर बनते हैं बिस्किट फैक्ट्री है ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको 140 रुपये में निकाल देगा, ठीक है। तो या तो हम ये कर लें कि इनिशियल कॉस्ट ले लें और हर पर्टिकुलर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई वो निकाल लें, या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल लें। अगर हम ये करेंगे कि भाई 100 को जोड़ रहे हैं, 120 को जोड़ रहे हैं, 140 को जोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब डबल काउंटिंग हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है, ठीक है। डबल काउंटिंग से सही अंदाज़ा नहीं लगेगा जीडीपी का। यहाँ पर या तो वही जैसे मैंने बताया, या तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का वैल्यू एडेड मेथड, है ना। या तो वैल्यू एडेड मेथड एक होता है, एक इनकम मेथड होता है, और एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो 3 हमारे मेथड होते हैं जीडीपी या फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा जीडीपी होता है वो एक एग्रीगेट ही होता है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें चिंगम याद रखनी होती है। चिंगम कुछ इस तरह से याद रखनी होती है। चिंगम में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये ये आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है। ये इंपोर्ट नहीं होता है, ये इंपोर्ट होता है एम, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है ओनली बी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर यूज़ किया जाता है,
वो बेस ईयर क्या है ज़रा कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अगर हमने इसको करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट कर दिया, किसको, जीडीपी को, तो ऐसी जीडीपी को हम रियल जीडीपी ना बोल के नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी, जिसको कि हम कांस्टेंट प्राइसेस में कैलकुलेट करते हैं। ऐसी जीडीपी जिसको कि हम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, जो कि एक बेस ईयर यानी कि एक आधार वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है, जो करंट में 2011-12 चल रहा है। यहाँ पर आपको जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि मुद्रास्फीति कारक के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 ये होता है। ये आपको जो है प्राइस इंडेक्स के नाम से भी लिख के आ सकता है, कभी बेसिक से न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, आपको पता है नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाई नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर द इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। लिटरेसी को हटाने के लिए जो नेशनल मिशन अडॉप्ट किया गया था वो क्या था, इट वॉज टोटल लिटरेसी कैंपेन। अगर नेशनल लिटरेसी मिशन की बात करेंगे तो इसमें टोटल लिटरेसी जो कैंपेन है वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इट। विच कंट्री वॉज अ मेजर इम्पोर्टर ऑफ डाई इंटरमीडिएट्स एंड कैस्टर ऑयल्स। कैस्टर ऑयल मतलब जो हमारे यहाँ गांव में इसको अंडी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ हो सकता है अरंडी बोलते हो, है ना, अंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। पता है क्या करते थे छोटे में, ये होती क्या है, गर्मियों में क्या करती हैं, फूटती हैं ये, है ना। पता है कितने लोगों को पता है। तो इस तरह का होता है, ऐसे छोटे 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 कांटे से होते हैं ना, कांटे उतने वो नुकीले नहीं होते हैं, आराम से पकड़ सकते हो आप, लेकिन हाँ स्पाइनी स्पाइनी होता है। ये क्या करते हैं, पक जाती हैं तो फूटती हैं, और फूट के उसके अंदर से इस तरह का ऐसे गिरता है, जैसे काला काला मतलब ब्राउनिश कलर की होती हैं सीड्स, होती हैं कैस्टर सीड्स, अंडी बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते थे, बोतल में भर के इसको बेचने जाते थे, बिकती हैं ये, ठीक है, काफ़ी बढ़िया बिकती थी। फिर जो है उसके पट्टी लेते थे एक लाई वाली, और कंपट लेते थे, और चूरन लेते थे, लाल वाला भी और काला वाला भी, बस मज़े ही मज़े थे। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल जो है ये चाइना से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, चाइना हमसे इम्पोर्ट करता है। ठीक है, ये बालों के लिए थोड़ा सा काफ़ी बताते हैं, हेल्पफुल होता है कैस्टर ऑयल। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एम्पावरमेंट मॉडल इन सिपैप ऑफ एसएचजी। सिपैप क्या होता है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा नहीं देखा तुम लोगों ने, हमारा ठंडी बोलते हैं, ले लो अरंडी का तेल। हाँ उससे बनता है, 2 तरह का होता है, कोल्ड प्रेस होता है, हार्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस वाला महंगा आता है। अच्छा तुम लोग क्या, मोस्ट पॉइजनस सीड एवर, गधे हो गया। मोस्ट पॉइजनस सीड एवर इतना भी पॉइजनस नहीं होता। काफ़ी लोग तो इसको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लूइड है। तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जिसको है तो ये पी लेना, क्योंकि मतलब बस मैं बता रहा हूँ आपको कि यूज़ किया जाता है, तो ऐसा कोई पॉइजनस नहीं होता वो। ठीक है, सेपैप तो ये होता है कि ऐसे जी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सोशल मोबिलाइजेशन यानी कि लोगों को इकट्ठा करो, कैपिटल फॉर्म करो, कैपिटल का मतलब पूंजी यानी पैसा, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि उनको अवेयर करो, उनको उस चीज़ की नॉलेज दो कि किस तरह से एसएचजी का यूज़ करके आप छोटी छोटी या बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा कर सकती हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब उनको नॉलेज देना, उनको उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इंडिया में एसएचजी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, या फिर मैं आपसे पूछूं बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड चलो इतना ही बताओ। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1991-92 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड इसके लिए जो है नोडल अथॉरिटी बनाई गई थी बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम के लिए। In July 2023, the District Rural Development Agency, that is DRDA, in Tirupattur district, Tamil Nadu, achieved a monumental achievement by constructing 1,500 फार्म पॉन्ड्स इन जस्ट 30 दिन के अंदर 1,500 जो है पॉन्ड बना के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो ये किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के तहत हुआ था, तो दैट वाज डन अंडर दी मनरेगा, ठीक है, या फिर एमजी नरेगा। इससे भी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था नरेगा को, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो लिटरेसी कौन सा, ये वाला, ये लगभग 1990s के टाइम पे, अर्ली 1990s के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो
क्या क्वेश्चन था ये, हाँ, तो एमजी नरेगा, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो एक्चुअल में एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था नरेगा 2005 में, 2005 में, एंड देन इसको लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2006, 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको रीनेम कब किया गया था? तो ध्यान रखना, नरेगा से इसको मनरेगा किया गया था, ठीक है, रीनेम किया गया था इन, कब किया गया था? अक्टूबर 2, 2009, ठीक है। तो ध्यान रखना 2005 में एक्ट आया था, लॉन्च 2006 में हुआ था, रीनेम हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। विच अमंग द फॉलोइंग डेटा वाज यूज्ड टू कंप्यूट द एस्टिमेट्स इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट? तो किस डेटा का यूज़ किया गया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने के लिए? ये कौन सी हमारी संस्था है जो इसको रिलीज़ करती है, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड इसको कितने डायमेंशंस में कैलकुलेट किया जाता है, इसके कितने डायमेंशंस होते हैं और इसके कितने इंडिकेटर्स होते हैं, डायमेंशंस और इंडिकेटर्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नंबर 4 है, इसका यूज़ किया गया। एंड डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो 3 डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं जिसको हम शी करके याद करते हैं? शी यानी एस से हो जाएगा आपका स्कूलिंग, एच से हो जाएगा हेल्थ, सॉरी स्कूलिंग बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एस से हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिकेटर्स होते हैं इसमें टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। वो सारे इंडिकेटर्स हमें रटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बन जाता है, आई थिंक आगे क्वेश्चन होगा तभी करेंगे। नॉट अ सर्विस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थान की सेवा नहीं है? माइक्रो सेविंग नहीं है, माइक्रो डिपॉजिट नहीं, माइक्रो लोन नहीं, माइक्रो इंश्योरेंस नहीं। तो माइक्रो लोन भी होता है, छोटे लोन, कितने तक के लोन को हम माइक्रो लोन बोलते हैं, जल्दी से बताइए। और इसमें क्या इनकम की लिमिट होती है? तो माइक्रो सेविंग करके ये कोई एक सर्विस नहीं होती माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। तो माइक्रो लोन उसको बोलते हैं जो 1 लाख से कम का लोन होता है, ₹1 लाख, लेस दैन ₹1 लाख। और इसके लिए जो एनुअल इनकम की लिमिट है दैट इज़ ₹3 लाख। ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस और क्या ध्यान रखना है हमें इसमें कि माइक्रो जो लोन होता, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पहली बात तो ये बताइए कि इंडिया में जो पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था वो कब हुआ था? और इंडिया में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्राइसिस कब देखने को मिला था? किस स्टेट में देखने को मिला था? आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था। किस ईयर में? तो पहला था हमारा सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, जो एक काइंड ऑफ एसएचजी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, जो कि अहमदाबाद में बना था 1974, 1974 में। एमएफआई की अगर क्राइसिस की बात करेंगे तो आंध्रा में देखने को मिला था साल 2010 में। साल 2010 में ही एक कमेटी को बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं मालेगाम कमेटी। ये कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जो है NBFC MFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इनको लाइसेंस लेने के लिए जो टारगेट दिया गया था दैट वाज 75% आपको जो है आपके जो लोन्स होने चाहिए वो माइक्रो लोन्स के तौर पे होने चाहिए, तो आपको MFI का दर्जा मिलेगा। और 85% आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज़ कि यहाँ पर जो लोन मिलता है माइक्रो लोन वो कोलेट्रल फ्री होता है, इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, ब्याज तो भरना पड़ेगा लेकिन आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिसबर्सल ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो पहला क्वार्टर है फिजिकल ईयर 2023-24 का, कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर, द डिसबर्सल रीच्ड 81,597 करोड़ अप टू ₹62,650 करोड़। तो यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज पूछा है। अच्छा ये बताइए तब तक कि फिजिकल ईयर, ठीक है, हम किसको बोलते हैं? फिजिकल ईयर कब से कब तक को कैलकुलेट करते हैं? तो फिजिकल ईयर आपका क्या होता है? फिजिकल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जाता कब तक है? ये आपका 31 मार्च तक, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्पर्सल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो मुद्रा योजना ये आप भी चलो उसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन मुद्रा योजना की अगर बात करें तो इसमें डिस्पर्सल कितना था? तो 23%, 27, 15 या फिर 20? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट 23%। मुद्रा विच स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है मुद्रा का। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है मुद्रा में भी, ठीक है। मुद्रा में भी किस तरह का लोन दिया जाता है?
कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। और अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। शिशु, किशोर, तरुण, 3 तरह के होते हैं। सिडबी नोडल एजेंसी होती है जो पूरा फंड देती है यहाँ पर। As per HDI, that is Human Development Index 2021, which of the following neighboring countries of India had the highest female life expectancy at birth? तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर तो मालदीव्स होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किस नेबरिंग कंट्री में 2021 का HDI, मतलब HDI भी पूछा है तो 2021 का पूछ रहा है, ठीक है। और उसमें भी इंडिया का कुछ नहीं पूछ रहा है, फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसकी है, और वो भी नेबरिंग की पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? मालदीव्स। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन अर्बन इंडिया, ठीक है। तो अर्बन इंडिया में कितनी थी पॉवर्टी? तो अर्बन में थी 5.27, और वहीं अगर हम रूरल में बात करेंगे यानी कि गाँव में कितनी थी, तो ये पूछ सकता है आपसे 19.28%, जो हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था। इसमें सबसे हाईएस्ट कहाँ पे था? सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी कहाँ पे थी? तो हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो थी वो आपकी बिहार में देखी गई। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो यूटी की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा जरा बताएंगे। और लोवेस्ट अगर बात करेंगे तो केरला की, क्या मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो वो दादरा नगर हवेली की है। और अगर लोवेस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे दैट इज़ पुडुचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। तो इसको किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था? तो इसी को ही हम बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, और इसको लॉन्च किया गया था 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। कब? 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। एंड आपको पता होना चाहिए ये चीज़, एंड दैट इसको जो 12th 5 ईयर प्लान था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। ये हमारा 5 ईयर प्लान कभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, दैट इज़ कि फूड, वर्क और जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है, ये किस पर्टिकुलर जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें टारगेट था। एंड अगर हम 6th की थोड़ी सी कुछ बात कर लें तो 6th के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ये आपको बताना है। और चलो पहले तो यही हम देखते हैं। तो ये जो था ये 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंदिरा गांधी थी। इसका टाइम पीरियड क्या था, ड्यूरेशन था 1980 से लेकर 85 तक। और यहीं पे ध्यान रखना इसी टाइम पे नाबार्ड भी स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 8th 5 ईयर प्लान जो है ये इंडिकेटिव प्लानिंग पे बेस्ड था। किस पे? इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताओ, दैट इज़ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसको किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान में इसको लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना इसको हमने 5th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी 5th 5 ईयर प्लान में ही आपको पता है कि जो हमारी रीजनल रूरल बैंक है उनको भी इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर ही 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ को जो स्लोगन दिया गया था वो 5th वाले में ही आपका दिया गया था। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था कि हमें सेल्फ रिलायंस अटेन करना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। और 5th 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? डीपी धार मॉडल पे बेस्ड था ये। 4th वाला किस पे बेस्ड था? रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था। 3rd वाला किस पे बेस्ड था? गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। और 3rd वाले 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही क्या हुआ था, हमारा फेल हो गया था काफ़ी भयंकर तरीके से। क्यों फेल हो गया था? बिकॉज चाइना के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था और फेमाइन देखने को मिला था। इसीलिए आफ्टर 3rd 5 ईयर प्लान यानी 1966 में ख़त्म हो गया था, तो 69 तक हमने प्लान हॉलीडे किया था। और किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के बाद हमने फिर से ब्रेक लिया था, और क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सा 5 ईयर प्लान था? तो ध्यान रखना है हमें कि आफ्टर 5th 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट चेंज हुई थी और 1978 से लेकर 80 तक रोलिंग प्लान चला था, रोलिंग प्लान। और एक और गैप आया था और वो आया था आपका 7th 5 ईयर प्लान के बाद, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ था?
एनुअल प्लान्स आए थे 1991 और 92 के लिए। उस टाइम पे कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। तो पूछ लेता है कभी कभी कि ब्रेक्स कब आए थे। तो एक बार आप ये करेंगे कि जो भी माइंड मैप अपलोडेड है इसका 5 ईयर प्लान का टेलीग्राम पे, उससे आप पूरा इसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान। अब ये मोघरा स्कीम से है, जो कि ओडिशा ने लॉन्च करी थी। आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये मई 2023 का क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है। अप टू ₹3 लाख होगा। अगला है, एज पर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2004-05 द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो लकड़ा वाला पॉवर्टी एस्टिमेट जो कमेटी बनी थी, उसके हिसाब से इंडिया की परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, दैट इज़ BPL है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा, 27.5%। और हमारी कौन सी कमेटी बनी थी? अलग कमेटी बनी थी, तेंदुलकर कमेटी बनी थी, और दांडेकर और रथ कमेटी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। अभी जो हम लोगों ने देखा था कि सैप का मतलब क्या है। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? वही सोशल मोबिलाइज करो, कैपिटल फॉर्म करो और कैपेसिटी बिल्डिंग करो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, किसका ना 25.7 है वो, ना 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 ना, वो जो 2011-12 के एस्टिमेट है वो गलत है। यहाँ पर लकड़ वाला जो पॉवर्टी कमेटी बैठी थी उसके हिसाब से पूछा है। 2011-12 के तो डेटा अलग हैं। 2011-12 के हिसाब से तो जो 21.9% एज अ होल, जिसमें कि रूरल में बात करेंगे तो 25.7% है, और अगर अर्बन में बात करेंगे तो 13.7% है। ठीक है, तो ये है आपका रूरल में, ये है आपका अर्बन में, और ये है आपका ओवरऑल। ठीक है, ये है आपका ओवरऑल। अगला है 22 पे आते हैं। इन द PM स्वनिधि स्कीम द अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स आर एलिजिबल टू अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 विद द टेन्योर ऑफ। तो कितना लोन, लोन अप टू, ठीक है, 10,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? PM स्वनिधि स्कीम किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लिखा भी है। किसने लॉन्च किया इसको? महुआ ने, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया इसको। ठीक है, और सही आंसर क्या होगा? 22 का 1 ईयर होगा। ठीक है, 1 साल तक के लिए इसमें टेन्योर है। ठीक है, 1 साल तक का इसमें टेन्योर है। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ कि अकॉर्डिंग टू दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पुअर। तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हाँ 10,000 तक का लोन है इसमें 1 साल के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे लोवेस्ट पॉवर्टी है पुडुचेरी की, हाईएस्ट है दादरा की। स्टेट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉवर्टी है बिहार की, लोवेस्ट है केरला की। इन विच ईयर वॉज द श्री महिला सेवा सहकारी बैंक इस्टेब्लिश। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 1974। 25 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगेन अब 2022 का डेटा पूछ रहा है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पुअर कितने हैं। तो भाई 2022 का डेटा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो आंसर होगा 228.9 मिलियन, 228.9 मिलियन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। थोड़ा सा ध्यान रखना अगर पूछ ले तो। वैसे नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको नीति आयोग रिलीज़ करता है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि जैसे नीति आयोग रिलीज़ करती है किसका हाईएस्ट किसका लोवेस्ट है, क्योंकि पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सीजीएल में पूछे गए थे और MTS में भी ये पूछे गए हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट इज़ NFSA वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर। तो NFSA कब इनैक्ट हुआ था? तो ये आपका 2013 में इनैक्ट हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो इट कवर 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। 75% गाँव की जनसंख्या और 50% जो शहर की जनसंख्या उसको कवर करती है। 2 कैटेगरीज में जो है फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं बेनिफिशरीज़ को, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अंत्योदय का मतलब है कि जो गरीबी रेखा, गरीब से भी ज़्यादा गरीब हैं, ऐसे समझ लो, जो जो हमारी गरीबी रेखा होती है उससे बहुत ही ज़्यादा नीचे है। फूड ग्रेन्स तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो का फूड ग्रेन दिया जाएगा पर मंथ, वाइल जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं उनको 5 किलो का दिया जाएगा पर पर्सन पर मंथ। प्राइसेस जो है NFSA
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेट्स हाईली सब्सिडाइज्ड, यानी सब्सिडी में मिलेंगे, मतलब सब्सिडाइज्ड होंगे ये स्कीम। इसको इट इंक्लूड्स पीडीएस दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS। ठीक है, ये स्कीम है और ये ICDS कब लॉन्च हुई थी? 1975 में। मैटर्निटी एंटाइटल मिलते हैं और कैश ट्रांसफ़र भी इसमें किया जाता है इसके तहत। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2013 में लॉन्च हुआ था। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ध्यान रखेंगे 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 10 इंडिविजुअल्स। ये भी हम रेपिटेटिवली पढ़ते हैं कि जो SHG होते हैं इसमें जो होता है 10 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है, और जो हमारे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं उनमें 4 से 10। इसमें क्या होता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप या SHG जो होता है एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है, खासकर गाँवों में देखने को मिलता है। JLG जो होते हैं ज़्यादातर हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। हाउ मैनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर इन दी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मार्च 2023? तो कितने इसमें कंपोनेंट्स हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत? तो ध्यान रखेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के हैं 5 कंपोनेंट। कौन कौन से? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। तो यहाँ पर तो सिर्फ उसने कंपोनेंट हमसे पूछे हैं तो आंसर 5 हो जाएगा, लेकिन अगर वो बाई चांस पूछ ले हमसे कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है नहीं है, यूजुअली वही पूछेगा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल, फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल, फिर बेसिक एजुकेशन, फिर वोकेशनल, जिससे कि आपको वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट, आपको कुछ ऐसा कुछ सिखाया जाए कि उससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। विच टाइप ऑफ लोन इज़ प्रोवाइडेड इज सपोर्टेड बाई मुद्रा? तो मुद्रा के तहत किस तरह का जो लोन है वो दिया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? नॉन फार्म लोन्स। ठीक है, नॉन फार्म लोन्स होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, 2015 में। और इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। 3 तरह के लोन कौन कौन से हैं? एक तो शिशु है, किशोर है और तरुण है। शिशु के तहत जो लोन मिलता है दैट इज़ अप टू ₹50,000, अप टू ₹50,000। किशोर के तहत जो लोन दिया जाता है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन होता है, वो 5 लाख तक का। तरुण की अगर बात करेंगे तो 5 लाख तक से, अभी तो लिमिट इंक्रीज़ कर दी गई है, 10 लाख था लेकिन अब इसको 20 लाख तक भी कर दिया गया है। 3 तरह के लोन होते हैं। कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, फंडिंग करता है? SIDBI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी का जरा बताएंगे कब स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? और ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है कि ये कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है इसमें। ठीक है, नॉन फार्म लोन है, नहीं फार्म एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता ये। ठीक है, खासकर जो हमारे MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनके लिए है ये। और अगर हम सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था एक्ट के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स इज जनरली रिकग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम ऑफ कंट्री? तो इनमें से किसको नेशनल इनकम माना जाता है? ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन रिपीटेटिवली करते हैं जब मैं आपको पढ़ाता हूँ GDP NNP, ठीक है, इनके बारे में। तो 100% फॉर श्योर ये तो मैं आपको बताते ही बताता हूँ कि हमारा नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है। यस, उसकी चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, सेबी की। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे टोटल नेशनल इनकम को डिनोट करने के 8 इंडिकेटर होते हैं। कितने इंडिकेटर होते हैं? 8 इंडिकेटर्स होते हैं इसके। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? तो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम क्या करेंगे, मूल ह्रास दैट इज़ डेप्रीसिएशन को घटा देंगे, डेप्रीसिएशन को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ NDP मिलेगा हमें। ठीक है, NDP मिल गया। अब इस क्या करेंगे, अब इसी मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें भी अगर हम डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि हमने इससे क्या बात सीखी? वैसे तो आपको सबको पता होगा ये बात, नेट अगर हमें चाहिए ग्रॉस से तो हमें डेप्रीसिएशन को घटा देना होता है। लेकिन अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, आप देख रहे हैं ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, बस यहाँ D की जगह N आ गया, यहाँ पे पूरा सेम है, पूरा सेम है, D की जगह N आ गया, डोमेस्टिक की जगह नेट आ गया। तो जब भी आपको डोमेस्टिक से नेट में जाना हो, जैसे कि GDP से मुझे GNP में जाना है, तो मैं क्या करूँगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड फ्रॉम अब्रॉड दैट इज़ NFIA को जोड़ दूंगा और इसे मुझे नेट
सॉरी इससे मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम गोज़ कि अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे खड़ा हुआ हूँ और अगर उसमें NFIA जोड़ दूंगा तो मैं ग्रॉस सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे खड़ा हुआ हूँ तो इसमें NFIA जोड़ दूंगा तो इसमें मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने 4 इंडिकेटर्स देख लिए, GDP, NDP, है ना, और क्या क्या हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा GNP और NNP। ये 4 हमारे इंडिकेटर्स हो गए। किस पे? ये सब हैं आपके फैक्टर कॉस्ट पे, सॉरी मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो जब भी हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो हम मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और हम फैक्टर कॉस्ट में चले जाते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जिसको कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये भी तो लिख सकते हैं। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस तो क्या है, कुछ भी है, मतलब कि ये GDP एट मार्केट प्राइस है, ये NDP एट मार्केट प्राइस है, ये GNP एट मार्केट प्राइस है और ये NNP एट मार्केट प्राइस है। तो ऐसे ही बोल सकता हूँ GDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये 8 ठीक है, तो ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट जो है, तो मैं सोच तो रहा था ना बताऊँ, है ना। अच्छा मैंने बताया तो था, अच्छा हाँ बताया था मैंने, हाँ कि भतीजी आ गई तो वही है, तुरंत उसको कुछ भी खाने को मिलता है तुरंत देने आती है, भैया भैया करके, भैया बोलती है मेरे को। हम्म, तो फैक्टर कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होता है। ठीक है, तो जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये यार मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, क्योंकि मैं इतना समझ रहा हूँ कि भाई आप एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता है और आप में से मैक्सिमम लोग मेंस के लिए जाने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, वो होता है हमारा नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। द सेवा द सेवा कोऑपरेटिव बैंक वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, तो अभी हम लोगों ने देखा था सेवा। अब धीरे धीरे आसान होते जाएंगे, शुरू में टफ होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो आसान होते जाएंगे। तो अहमदाबाद 1974 हम कर चुके हैं। इंडिया लॉन्च नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इन, तो इंडिया ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर होगा 1995, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये है क्या नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? तो इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ सब स्कीम्स। एक्चुअल में सोशल असिस्टेंस का मतलब है कि जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर, ठीक है, पुअर हो गए, विडोज़ हो गए, हमारे ओल्ड एज पर्सनस हो गए, तो ये सब वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, तो वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो ये है एक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फिर से आ गई है ठीक है, नेशनल द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, तो 3 स्कीम्स हैं। ठीक है, तो इसके तहत थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या है, बाकी तो मतलब बहुत ज़्यादा डीप पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको लॉन्च कब किया गया था और इसके तहत हमारी सब स्कीम्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, क्या खा रही हो? चलो, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो NFSA अभी हमने देखा 2013 में इसको लाया गया, इसको इनैक्ट किया गया। ठीक है, इट NFSA कवर्स 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। बेनिफिशरीज़ कौन है? तो बेनिफिशरीज़ अभी हमने देखा था 2 कैटेगरीज में है, और इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ दिया जाएगा, और ये जो आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उसके तहत 5 kg। तो अभी हमने पूरा यहाँ पर देखा है। ठीक है, ये ICDS क्या है?
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवर आर्किंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2018-19 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। तो कौन सा यहाँ पर 2018-19 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए? राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उन्नत शिक्षा अभियान, सर्व विद्या अभियान या फिर समग्र शिक्षा? तो समग्र शिक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018-19 में बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समग्र शिक्षा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर मतलब रिपीट हो जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या है। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट? तो इसको थोड़ा सा आप गेस इस तरह से ले सकते थे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या किसने दिया था? हु गेव दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था जॉन मेनार्ड किनेस ने, जो कि एक इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे। बिकॉज ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड से थे। ठीक है, जॉन मेनार्ड किनेस। एडम स्मिथ की अगर बात करेंगे तो इनकी कौन सी बुक है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इनको किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ को। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंटेड? तो इंडिया का जो पहला बजट है, क्या है, रख दो इसको। चलो, तो आई थिंक गलती से मैंने आई थिंक मैंने एडम स्मिथ को बोल दिया फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये होंगे, डिस्टर्बेंस थोड़े से है ना आसपास में, इसलिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हैं, ये हमारे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। जब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन वाज इंडियाज़ फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंटेड? भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज़ 1935, 1857, 1948 या फिर 1860। तो पहले बजट की बात हो रही है फर्स्ट एवर 1860। पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस तो आपका 26 ऑफ जैन। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करेंगे तो 26 ऑफ जैन 1947 को प्रेजेंट किया गया था बाई होम? शनमुखम चेट्टी। ठीक है, जो कंट्री के पहले क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, शनमुखम चेट्टी। लेकिन ये रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट नहीं होगा, क्योंकि रिपब्लिक तो हम बने थे 26 जैन 1950 को, है ना, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था। तो अगर हम बात करेंगे पहला रिपब्लिक इंडिया का बजट किसने दिया था, तो ये दिया गया था बाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो हमारे थे, जॉन मथई। और जॉन मथई की कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कौन सी आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी? ठीक है, तो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी आपकी जॉन मथई कमेटी के रिकमेंडेशन पे? जल्दी से बताएंगे तो ये हमारी थी एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, जिसको कि हम प्राक्कलन समिति बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। और ये सारे जो होते हैं ऑल फ्रॉम लोकसभा होते हैं, यानी राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने हैं तो जरा बताएंगे कमेंट में जल्दी से। तो 1860 में सबसे पहला बजट प्रेजेंट किया गया था। चलो, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। 1860 में बजट जो है ये दिया था जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने ये पहला बजट प्रस्तुत किया था 1860 में, ध्यान रखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस 26 जन 1947 को दिया गया था शनमुखम चेट्टी। और 1950 मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट रिपब्लिक, जब हम रिपब्लिक बन गए थे तो उसके बाद ये दिया था जॉन मथाई ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट? तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, कैपिटल रिसीट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो जब हम बजट की बात करते हैं तो इसमें हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक तो रेसीट्स, ठीक है, या फिर हम एक रेवेन्यू साइड लेते हैं और एक कैपिटल साइड लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू यानी राजस्व और कैपिटल यानी पूंजीगत। तो रेवेन्यू में भी दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो रेवेन्यू रेसीट आता है, रेवेन्यू रेसीट, रेसीट का मतलब इनकम, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेसीट
एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेसीट का मतलब है इनकम हो रही है, और ये हमने देखा था कि ये ऐसी इनकम होती है, मतलब रेवेन्यू वो होता है जो ना तो एसेट क्रिएट करता है ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, ना तो एसेट क्रिएट करता है ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, और ठीक है, ना तो एसेट क्रिएट करता है ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। और ये जो रेवेन्यू कंपोनेंट होता है ये आपका फ्रीक्वेंट होता है, मतलब कि बहुत ही, हम लोगों ने इस तरह से इसको याद किया था कि जो कैपिटल में जो पैसा आता है या जाता है वो बहुत ही लंबे समय में आता है, लंबे समय में जाता है, ये अक्सर आता आता जाता रहता है, ठीक है। रेसीट में आता है हमारा दो तरह का, एक तो टैक्स रेसीट और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेसीट, ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स रेसीट में आता है हमारा क्या, दो तरह के टैक्सेस आते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स आता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स आता है, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जब हम नॉन टैक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, तो एक तो जो सरकार को जो ब्याज मिल रहा है जिसने लोन में पैसा उठा रखा है वो, प्लस और भी जो हमारे अदर रेसीट्स हैं जैसे कि टोल का पैसा, ये सारे जो पैसे होते हैं, जुडिशियल डिपॉजिट्स, ये सब यहाँ पर आते हैं। एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे खर्चों में, तो सरकार जो सैलरी देती है, वेजेस देती है, पेंशन देती है, ठीक है, वो आ जाते हैं इसमें, प्लस जो सरकार ब्याज भरती है, इंटरेस्ट देती है जो उसने लोन लिया है अगर किसी से, वो आ जाता है इसमें। प्लस और क्या आता है एक्सपेंडिचर में अगर बात करेंगे, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट प्लस ग्रांट। जबकि मैं चीख चीख के बोलता हूँ फिर भी आई थिंक एमटीएस में आया भी था, और स्टूडेंट बोले सर ग्रांट तो आपने कैपिटल में पढ़ाया था, वो ग्रांट को लोन से समझ लेते हैं। जबकि जब भी मैं ये बताता हूँ तो ज़रूर बताता हूँ कि भाई ग्रांट इसमें आएगा, लोन यहाँ पर आते हैं। लोन अगर आपने लिया है तो लोन रेसीट में आएगा, लोन अगर चुकता किया है, लोन अगर आपने चुकता किया जो पहले लिया था, या फिर लोन आपने दिया है किसी को, ठीक है, दो तरह के लोन होंगे इसमें, एक तो लोन पहले लिया तो उसको चुकता कर दिया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, या लोन किसी को दिया है ब्याज में उठाया है तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। लोन अगर लिया है तो वो रेसीट में। कैपिटल रेसीट में आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या हो रहा है, आपका एसेट जा रहा है, एसेट सेल हो रहा है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर यहाँ पर आप जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल जो आपका एक्सपेंडिचर होता है। जैसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आपका जैसा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। तो टैक्स रेवेन्यू इज अ पार्ट, रिकवरी ऑफ लोन इज़ नॉट, सॉरी एक सेकंड, टैक्स रेवेन्यू, अच्छा नॉट अ कैपिटल रेसीट, तो ये आपका रेवेन्यू रेसीट पूछ रहा है, तो रेवेन्यू आपका ये हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये रिकवरी ऑफ लोन वगैरह सब कुछ आपका कैपिटल के हेड में जाएगा। द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 इज़ टू इवेलुएट हाउ मैनी सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। कितने सिटीज़ को यहाँ पर इवेलुएट करने का टारगेट रखा गया क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क में। तो इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है ये इसका काम क्या है। इट हेल्प्स इंडियन सिटीज़ टू प्लान एक्शंस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हैज़ लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क इन 2019, ठीक है। द फ्रेमवर्क इंक्लूड्स 28 इंडिकेटर्स, 28 इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 5 कैटेगरीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 कैटेगरी के अलॉन्ग इसमें 28 इंडिकेटर हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे कितनी सिटीज़ को एवेलुएट किया जाएगा तो 100 सिटीज़, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, 100 सिटीज़ को। इन जनरल डेफिसिट इज कंसिडर्ड एज अ डैश कॉन्सेप्ट, सामान्यतः घाटे को एक डैश की अवधारणा माना जाता है। डेफिसिट किस तरह कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक या फिर फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। फ्लो होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी वेल्थ कितनी है, वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूँ आपकी इनकम कितनी है, तो वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। कैसे, मेरी वेल्थ है, मैं मालिक हूँ 50 लाख का, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, एक 5 लाख रुपए की, मेरे पास मान लेता हूँ कि मैंने शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 15 लाख का 20 लाख हो गया। मेरे पास 20 लाख की कोई ज़मीन है, 40 लाख हो गया। और 10 लाख मान लेते हैं कि ये जो 10 लाख हैं मैंने किसी को ऐसे उधार पे दे रखे हैं, तो मेरे पास, या फिर 10 लाख का मेरे पास गैजेट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो मेरी वेल्थ कितनी है, 50 लाख। चाहे वो मैंने 2 साल में बनाई हो, चाहे 10 साल में बनाई हो, लेकिन आज मेरी वेल्थ कितनी है, 50 लाख है। चाहे मैंने वो 50 साल में बनाई हो चाहे 5 साल में, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे,
तो वेल्थ हो गया। इनकम, मेरी इनकम कितनी, 50,000, तो भैया 50,000 एक महीने में है, एक साल में है, एक दिन में है, एक हफ्ते में, किस में है? तो जहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं आपको बोलूँ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री जैसे कोई भी काम करता है, जैसे मान लो मेरे पास, मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, तो मेरे पास कितने टी शर्ट पड़ी हुई हैं अभी स्टॉक में, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अब वो कितने टाइम में इकट्ठा हुई है। अच्छा, इन्वेंट्री भी दो तरह की हम लोग पढ़ते हैं, है ना? मतलब दो तरह का मतलब होता है, एक एक्यूमुलेशन और डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। प्लान्ड एक्यूमुलेशन और प्लान्ड डीक्यूमुलेशन, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन और अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कब होता है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज 2022 में सीजल में इस पर क्वेश्चन बना था। तो एक्यूमुलेशन तब होता है जब आपकी सेल होती नहीं है, जब आपकी टी शर्ट नहीं बिक रही है, तो क्या होगी, एक्यूमुलेट होने लगेगी। अगर प्लानिंग से आप कर रहे हैं, मतलब कि आप जानबूझ के ज़्यादा बनवा रहे हैं टी शर्ट, तो उस वजह से एक्यूमुलेट हो सकती हैं। डी प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड, ये मैं प्लान्ड की बात कर रहा हूँ। और प्लान्ड डीकमुलेशन की अगर बात करेंगे तो प्लानिंग के तहत उसको हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो उस वजह से उतनी इन्वेंट्री बच नहीं रही है, यानी कि हम कोई ऑफर निकाल रहे हैं इस तरह से। जो प्लान्ड आपका अनप्लान्ड होता है एक्यूमुलेशन, अनप्लान्ड का मतलब कि हो सकता है कुछ, मान लो कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ होगा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और मान लो एकदम से कुछ, मान लो कोई बहुत अच्छी लोगों को पसंद आने लग गई टी शर्ट, तो अनप्लान्ड डीकमुलेशन हो जाएगा। तो इन्वेंट्री जो होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री, मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना चेंज आया वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी इन्वेंट्री में चेंज आया 500 टी शर्ट का, तो 500 टी शर्ट का चेंज कितने टाइम में आया भाई? एक दिन में तुम्हारी 500 सेल हो गई, या फिर एक हफ्ते में सेल हुई, या एक महीने में सेल हुई। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये अंतर होता है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो जो डेफिसिट होता है, जो घाटा होता है, ठीक है, इन जनरल डेफिसिट को हम मानते हैं एक फ्लो कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 4, तो कि आपको कितने टाइम में ये घाटा हुआ, ये जो डेफिसिट हुआ, ये आपको कितने टाइम में डेफिसिट आपको देखने को मिला। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। तो ये जो आपकी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इसको किस साल लॉन्च किया था? 2016, 12, 5 या फिर 2022? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। वाई आर वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स ट्रीटेड एज पेपर टैक्स? तो अभी हमने देखा था कि जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है, ये हम, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली सबमिट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं जाता है, बल्कि हम इनडायरेक्टली करते हैं, फिर आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स एनरोल किया, ठीक है, तो जो भी आपने कोर्स एनरोल किया उसका 18% जो है ये मैं गवर्नमेंट को दे देने वाला हूँ, क्योंकि ये जीएसटी है। जीएसटी, तो जीएसटी एक तरह का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो आपने टैक्स जो आपने मुझे दिया वो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो आपने डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को पे किया नहीं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता ही ना हो कि आप टैक्स भी पे कर रहे हो आप, ठीक है। जो भी चीज़ खरीदते हो हर चीज़ में जीएसटी होता है। आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसमें भी जीएसटी 18% है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका वेल्थ टैक्स आ जाएगा, जो कि आपकी वेल्थ पे लगता है। इनकम टैक्स जो आप कितना कमा रहे हो उस पर लगता है। गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हो, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमने इनको गिफ्ट करी है, कार गिफ्ट करी है ना, तो ये गिफ्ट टैक्स होता है। तो वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये आपके होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, जो बिजनेसेस भरते हैं। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स में बात करेंगे, जीएसटी आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। आप में से काफ़ी लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, काफ़ी लोग इस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, ठीक है। तो बधाई हो आपको, पहले से ही आप इस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को क्यों बोलते हैं पेपर टैक्स, तो ये ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर जो एसएससी ने माना है दैट वाज कि दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन अगर आप कई जगह पे, कई वेबसाइट वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि क्योंकि इसको टैक्स पेयर को पेपर के फॉर्म में भरना होता है तो इसलिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओनली शब्द लगा दिया तो इस वजह से थोड़ा गलत भी होता है कि सिर्फ पेपर में ही भरना होगा। वैसे तो अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, सब जो आपको टैक्स वैक्स भरना होता है सब ऑनलाइन ही किया जाता है। जैसे कि अगर जैसे मैं जीएसटी भरता हूँ हर महीने तो वो सब ऑनलाइन ही होता है, इनकम टैक्स भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। तो पेपर पहले हुआ करता था, लेकिन अभी ध्यान रखना जो आंसर माना है
एसएससी ने, दैट इज़ कि ये इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं बाकी कंपैरिजन में, इसलिए इनको हम मानते हैं क्या, पेपर टैक्सेस। ऑलराइट। कार नहीं, ज़मीन गिफ्ट करते हैं, अच्छा बेचने के लिए। कार भी गिफ्ट करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। रिक्रिएशन सर्विसेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, मनोरंजन सेवाएं किस तरह के उदाहरण हैं, ठीक है। सर एमईए में जाऊंगा टैक्स फ्री, अच्छा, मुझे सीएम बनना है वेस्ट बंगाल का, निंजा। लैफर कर्व, बिल्कुल आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। लैफर कर्व क्या है? लैफर कर्व ये बोलता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स का रेट इंक्रीज़ करेगी तो एक पॉइंट तक ही आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा यानी गवर्नमेंट का, और एक पॉइंट के बाद वो गिरने लगेगा अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगी। इसको बोलते हैं लैफर कर्व। अच्छा, फिलिप्स कर्व किससे एसोसिएटेड है? तो वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि आप जैसे जैसे यहाँ पर क्या करोगे, इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और ये सिचुएशन कब एकदम बेकार हो जाती है, यानी कि इनका फिलिप्स कर्व काम नहीं करता है, कब नहीं काम करता है? तो ये जो हमारी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि इकोनॉमी स्टैगनेंट है, रुकी पड़ी है, प्लस इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। बिल्कुल सही है, बेल शेप्ड कर्व बनता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है कि रिक्रिएशन सर्विस, मनोरंजन सेवाएं किस तरह के हैं ये आपकी सर्विसेज? तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे जो मशीनरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए कैपिटल गुड है मेरा लैपटॉप, पेन, टैब, ये सब, ठीक है, क्लियर है। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जिनको कि यूज्ड मतलब इनको यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, ठीक है। यानी कि जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट गुड की, तो जो चाय पत्ती है, ठीक है, चाय पत्ती हमारे लिए, जैसे हम चाय बना के पी रहे हैं तो हमारे लिए वो एक फ़ाइनल गुड है, लेकिन डॉली चाय वाले के लिए वो फाइनल गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाय बना के उसको बेचेगा, ठीक है, यानी उसके लिए अभी भी वो फाइनल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 43rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज नियर मनी, इनमें से नियर मनी किसको बोलते हैं? अच्छा, नियर मनी नाम से ही पता चल रहा है ये मनी पास में है। ये मनी जो होती है नियर मनी, क्या होती है? ये मनी कैश नहीं होती है, ये मनी कैश नहीं होती है, कॉइन्स नहीं हो जाएंगे, करेंसी नोट नहीं होंगे, तो क्या होती है? ये वो मनी होती है जो कैश नहीं होती है लेकिन तुरंत ही कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस रखती है, पॉसिबिलिटीज़ रखती है, यानी कि तुरंत ही इसको हम लिक्विड कर सकते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है? जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विडिटी में कि हमारे डिमांड डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि इनको हम तुरंत कैश में या फिर वही पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नियर मनी कैश नहीं होता है, कैश में जो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है वो होता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेशनल सेविंग डिपॉजिट, ये सब जो डिपॉजिट होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं नियर मनी। 44, आई गॉट कर्म योगी, ठीक है, इज़ एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ किसको प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के तहत? ये इंडिविजुअल सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स को, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसको हम इंक्लूड करेंगे? अब GDP और GNP में क्या अंतर है? तो GDP जो है हम सिर्फ टेरिटरी ऑफ कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडियन टेरिटरी के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू लेंगे। GNP में नेशनल, किसी कंट्री के नेशनल्स कितना कमा रहे हैं उसको हम लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? पेंशन पेमेंट, सेल ऑफ न्यू टी शर्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ यूज्ड कार्स। यूज्ड कार्स को सेल को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा, ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा। जैसे आप सेकंड हैंड गुड बेचो और सेकंड हैंड मोबाइल आप फ़ोन बेच रहे हो, ठीक है, किसी को, उसको नहीं जोड़ा जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। क्यों? क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, इसलिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? और सेल ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं होगा, सेल ऑफ न्यू टी शर्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। 46, इन विच ईयर वॉज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च इन इंडिया? तो ये कब लॉन्च हुआ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
वेयर डज द कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर क्लासिफाइड? जो ग्रांट मिल रही हैं सरकार को वो कहाँ पर आएंगी, जल्दी से बताइए। तो ग्रांट किस में आती हैं, चाहे जो ग्रांट मिल रहा है जो ग्रांट दिया जा रहा है, ग्रांट वाला पार्ट आता है आपका, ग्रांट वाला पार्ट आता है किस में, रेवेन्यू में, अभी बताया था मैंने। और क्योंकि ग्रांट मिल रही है तो रेसीट होगा, ठीक है, रेसीट होगा। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, नॉन टैक्स, ठीक, गवर्नमेंट को मिल रहा है रेवेन्यू साइड में लेकिन टैक्स का पैसा तो है नहीं, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। In the context of microfinance in India, the concept of SHGBLP is used. What does L stands for? Self Help Group Bank Linkage Program. तो लिंकेज प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1992 में लॉन्च किया गया था, नाबार्ड नोडल अथॉरिटी थी इसके लिए। Who among the following personalities said what I object to is the craze for machinery as such? The craze is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown to the open streets to die of starvation. कौन था ऐसा जो मशीनरी के खिलाफ था? वो चाहता था कि भाई हर किसी के पास रोजगार हो। महात्मा गांधी तभी ये चरखे को लेकर मशीनरी के खिलाफ थे कि हर किसी के पास रोजगार होगा, महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था। What is the usual treatment on repo rates by RBI in case of hawkish monetary policy stance? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जहां पर आरबीआई ने क्या किया है, अपने रेट्स को बढ़ा दिया है। रेट कौन से रेट्स को, चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, सबको बढ़ा दिया है। यानी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली नहीं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इंक्रीज्ड होगा, जहां पर सब कुछ इंक्रीज कर देता है हमारा आरबीआई। किसको काउंटर करने के लिए? इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। इसी को टाइट या डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसका उल्टा जो होता है दैट इज डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। कमेंट करके आप बताएंगे कि कितने तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ध्यान रखना दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आउटराइट परचेज, जहां पे सीधा सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग करी जाती है, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रीपरचेज ऑब्लिगेशन, दैट इज रेपो। आउटराइट परचेज में क्या की जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग की जाती है। इन्फ्लेशन के केस में जरा आप बताएंगे कि क्या किया जाता है, सेलिंग किया जाता है या बाइंग किया जाता है। रेपो क्या होता है, ये काइंड ऑफ ओवरनाइट लोन होता है, इससे भी ज़्यादा ओवरनाइट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज एमएसएफ। सेलिंग तब की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जब इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है। जब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा चला गया है, तब आपको पैसा खींचना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फेंको और पैसा निकालो, पैसा लो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग की जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारे दो तरह के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स वर स्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? के टाइम पे किस माइक्रो फाइनेंस यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था? तो उस टाइम पे हमारे रूरल कोऑपरेटिव्स आए थे। एसएचजी तो ये 1974 में, और जेएलजी भी बाद में आए हैं, रूरल कोऑपरेटिव सबसे पहले आए हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो पहला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुआ था? सन 2011 में हुआ था पहला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आरआरबी सेटअप इन इंडिया? पहली रीजनल रूरल बैंक कौन सी सेटअप हुई थी? तो ये हुई प्रथम ग्रामीण बैंक। कब सेटअप हुई थी? 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1975 में। ये क्या है, ये आपकी ग्रामीण बैंक है, प्रथम ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया गया था। आरआरबी की अगर बात करेंगे तो इसको अगर बात करें आरआरबी एक्ट ऑफ 1974 के तहत स्टैब्लिश किया गया। इसमें हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे तो 50% जो हिस्सेदारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 35 और बच गई जो 50% है इसमें डिवाइडेड होता है 35%, यानी 35% होता है किसका, ये होता है स्पॉन्सर बैंक का, और बच गया 15% ये होता है हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें निर्धारण होता है शेयर होल्डिंग का, ठीक है। तो प्रथम ग्रामीण बैंक वॉज दी फर्स्ट ग्रामीण बैंक, आरआरबी थी। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है, और ये बताएंगे कि पहला जेंडर बेस्ड बजट कब लाया गया था? जेंडर बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर ऐसा बजट लाया गया है जो विमेंस को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, औरतों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच प्रोग्राम एक्टिविटी विद द आउटपुट, establishing a relationship between input and output,
एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर री इवैल्यूएशन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 री इवैल्यूएशन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ एवरी ईयर। हर साल री इवैल्यूएशन किया जा रहा है एक्टिविटीज़ का बजट प्रोविजंस का, जब भी बजट के प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। जेंडर बेस्ड बजट लाया गया था 2005-6 में, ठीक है। अनुष्का सिंह, आरिफ, ऋतु सबका सही है, ठीक है। गरिमा, चलो अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज एक्सेप्ट हाउ मैनी अदर मेंबर आर देयर इन फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट चेयरमैन। चेयरमैन को छोड़ के कितने और मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में? तो 4 मेंबर होते हैं। हमें पता है कि 1+4 का कॉम्पोजिशन होता है, हमने पॉलिटी में पढ़ा था। फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल में 280 में है, और 280 में इसकी ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। 281 में रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंडेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, जो उस पर बाइंडिंग नहीं होता है। अभी कौन सा रिसेंटली फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया? 16th, और इसके जरा बताएंगे कमेंट में कौन चेयरमैन है। अच्छा, ऐसे रैंडमली दिमाग में कौन मतलब आया, एक क्वेश्चन बताएंगे कि मनी इल्यूजन यानी कि धन अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने दिया था? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन? 16th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो पहले के तो केसी नियोगी थे, 16th के हमारे अभी अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया ध्यान रखेंगे, 16th वाले के चेयरमैन है। मनी इल्यूजन यानी कि धन अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया था इरविंग फिशर जी के द्वारा। इरविंग फिशर, जहाँ पर इन्होंने थ्योरी दी थी MV=PT। M क्या है? मनी सप्लाई। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। P क्या है? प्राइस लेवल। T क्या है? ट्रांजैक्शन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रही है एक पर्टिकुलर करेंसी, कितने हाथों में जा रही है, ये होता है आपका। अगेन फिर से वही आ गया आपका कि लोन जो है, ये आपके PM मुद्रा स्कीम के तहत 2015 में जो लॉन्च की गई थी, क्या चीज़ आनी 4 ही होगा, ठीक है। 5 तो होता है 1+4 मिला के, ठीक है। वहाँ पे चेयरमैन के अलावा पूछा है। खैर, तो मुद्रा में पूछा है कि कितने रुपए तक के लोन दिए जाते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 लाख। अब अभी तो मैंने 20 लाख बताया था, मैंने 10 लाख भी आपको बताया था। 20 लाख मैंने ये बताया इसलिए बताया था क्योंकि अभी रिसेंट में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें इस लिमिट को इंक्रीज़ किया गया अंतरिम बजट में। तो अभी रिसेंट का तो पूछता नहीं है SSC तो पास्ट का पूछता है, तो पास्ट का 10 लाख ही है, ठीक है। अगर वो पूछेगा तुमसे स्पेसिफाई करके कि कितना इंक्रीज़ कर दिया गया है तो 20 लाख होगा, लेकिन इसने ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। 2015 में जो लॉन्च किया गया था उसके हिसाब से पूछा है, तो 10 लाख तक का ही होगा, जो कि तरुण के तहत मिलता है, शिशु किशोर तरुण, ठीक। मेंबर्स इसमें जैसे अरविंद पनगड़िया तो चेयरमैन हो गए। बाकी मेंबर में अगर बात करेंगे तो अजय नारायण झा आ जाएंगे, अजय नारायण झा आ जाएंगे। एन्यू मैथ्यू जॉर्ज, ध्यान रखना एन्यू मैथ्यू जॉर्ज, वैसे तो मैं पॉलिटी में आपको लिखवा चुका हूँ सब, ठीक है। मनोज पांडा ध्यान रखेंगे, और सौम्य कांति घोष, ठीक है, सौम्या कांति घोष। और जो एक पांडे जी करके हैं ऋत्विक पांडे, ये ध्यान रखना, ये इसमें सेक्रेटरी हैं। क्या है ये? सेक्रेटरी है। अगला है हमारा 57 एज पर दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है? लीस्ट पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी कहाँ पर है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो आंसर तो केरला होगा, लेकिन केरला तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम पॉवर्टी है। जनवरी 2023 में वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी दैट इज WDRA साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश ऑफ इंडिया टू हेल्प फार्मर्स टू गेट लो इंटरेस्ट रेट्स। किसके साथ MOU साइन किया था यहाँ पर? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, देख सकते हैं जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, कितना पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू तो ये है ही नहीं, ठीक है। नॉन टैक्स का है, नॉन टैक्स का है यानी रेवेन्यू होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। इनकम टैक्स तो सर वही हो जाएगा ना, आप बोरोइंग कर रहे हैं, बोरोइंग तो कैपिटल में आ जाएगा ना। इनकम टैक्स तो टैक्स का पैसा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जो ब्याज में आपको मिलता है। नॉट अ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल कौन सी नहीं है? तो नाबार्ड आपकी कमर्शियल नहीं है ये, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कब स्टैब्लिश हुई थी? 12 जुलाई 1982 को B शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला है हमारा, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जरा बताएंगे कि बैंकों का जो 14 बैंक है वो नेशनलाइज कब हुई थी, और जो हमारी RBI है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब नेशनलाइज हुई थी?
द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? नाबार्ड ने, अभी हमने देखा था। नेशनलाइज हुई थी हमारी जो बैंक्स है वो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। आरबीआई की अगर बात करेंगे तो 1949 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज हुई थी। बनी किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे थी ये? तो ध्यान रखना, हिल्टन यंग कमीशन एक बना था। हिल्टन यंग कमीशन 1926 उसने रिकमेंड किया था इसको, बनाया गया था इसको 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है 1935 को बना था ये। आरबीआई की अगर बात करेंगे तो, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहले चेयरमैन कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस बने थे कौन? सीडी देशमुख। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो देख चुके हैं 62। आइडेंटिफाई द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CDF कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल ऑफ SHG रिगार्डिंग इट्स फोकस ऑन मेंबरशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। इट्स एक्सक्लूसिवली टारगेट्स पुअर मेंबर, इट एक्सक्लूड्स वुमेन फ्रॉम मेंबरशिप। क्यों भाई? नहीं क्यों? ये वुमेन को क्यों एक्सक्लूड करेगा भाई? वुमेन को तो हम हर जगह इंक्लूजन की बात करते हैं, वुमेन को इतने भयंकर राइट मिले हो कि आप देख लो है कि अगर वुमेन सुसाइड कर लेती है, ठीक है, उसकी शादी हुई होती है तो उसको तुरंत जो हस्बैंड घर वाले सबको तुरंत जेल में डाला जाता है। और एक वहीं अगर मैन की बात कर लें, बेचारा 24 पेज का सुसाइड नोट लिख के छोड़ गया, 1.5 घंटे लंबा वीडियो दे गया, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो वुमेन के खिलाफ कुछ अत्याचार हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल नहीं। इट एक्सक्लूड्स बोथ पुअर एंड नॉन पुअर मेंबर्स, नहीं, इसमें सिर्फ पुअर के लिए है, नॉन पुअर के लिए नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर तो पूछा गया है ना कि ठीक है, तो इसमें बिल्कुल पुअर और बोथ पुअर आ जाएंगे। ये एक्सक्लूसिवली टारगेट करता है पुअर मेंबर को, ये गलत हो जाएगा। पुअर और नॉन पुअर मेंबर दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है। वुमेन एक्सक्लूड है, ये गलत हो जाएगा। इट एक्सक्लूसिवली टारगेट, तो एक्सक्लूसिवली किसी को टारगेट नहीं किया था, दोनों इंक्लूडेड हैं, पुअर भी और नॉन पुअर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स की क्वालिटी क्या होती है? हमने देखा था ये क्या होते हैं? नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं ये, ठीक है। हमने सबसे शुरू में देखा था। नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू, रेसीट का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो अमाउंट बोरोड, बोरोइंग तो कैपिटल में आएगा, तो यही नहीं होगा। जीएसटी टैक्स का पैसा है, रेवेन्यू में आएगा। फीस पेड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स का नॉन टैक्स रेवेन्यू रसीट आ जाएगा। ग्रांट रेवेन्यू में आता है आपका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने लॉन्च करी थी? करंट अफेयर्स से, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आंसर इसका एमपी होगा, मध्य प्रदेश। सीखो कमाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एंगेज्ड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द ईयर 2019-20? तो किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा वुमेन्स को इंक्लूड किया? एग्रीकल्चर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन अर्बन इंडिया एज पर 2019-2020? लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन अर्बन इंडिया, सर्विस सेक्टर होगा, ठीक है। विच ऑफ द सेक्टर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। तो अर्बन इंडिया में तो सर्विस सेक्टर होगा। रूरल की बात करते तो एग्रीकल्चर होता। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, किस साल पास हुआ था ये एक्ट? 2005 में पास हुआ था। 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 2009 में नरेगा से मनरेगा बन गया था। नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास जो है वो हमें चाहिए, हमारे पास जो है वो तुम्हें चाहिए, तो ही ये जो है एक्सचेंज होगा, ये सिस्टम काम करेगा। यानी कि यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, जो कि एक ड्रॉबैक होता है। अब मान लो मेरे पास गेहूँ है, ठीक है, तुम्हारे पास चावल है, लेकिन तुम्हें गेहूँ लेने ही नहीं है मेरे से। मुझे तो चलो चावल लेने जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें गेहूँ नहीं लेने, तो हमारा ट्रांजैक्शन कैसे होगा? और अगर होगा भी तो तुमको फ्री फंड में मुझे देना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि तुम्हें तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एक दिक्कत पड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नहीं हो सकते हैं कि ठीक है बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बाद में देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी नहीं होती है कि मेरे पास 5 किलो गेहूँ है, तुम्हारे पास 5 किलो चावल है, तो उसकी सेम वैल्यू नहीं होगी ना। उसकी वैल्यू कैसे निर्धारित होगी? तो वो वैल्यू निर्धारित करने का भी थोड़ा सा यहाँ पर लोचा फंस जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सॉरी 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट इज कि सरप्लस गुड्स आर रिप्लेस्ड विद अदर गुड्स, दिस इज़ नॉट अ ड्रॉबैक। तो आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काम कर सकते थे। 1992 विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल प्रोग्राम, तो अभी हमने देखा ये सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए मिशन कर्मयोगी। तेंदुलकर कमेटी ने नेशनल पॉवर्टी लाइन दी थी, मतलब उसने कौन सी पॉवर्टी लाइन दी थी? तेंदुलकर कमेटी ने 2010 में जो बनी थी आपकी। तो नेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग 816 रुपये बोला था, अगर कोई पर एक बंदा 816 रुपये कमाता है रूरल एरिया में और 1000 रुपये कमाता है अर्बन एरिया में, तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द ग्रामीण मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस, किसने ग्रामीण मॉडल दिया था माइक्रो फाइनेंस का? तो ग्रामीण मॉडल दिया था ये मोहम्मद यूनिस ने, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, है ना, जिसके बारे में पहले तो कोई नहीं जानता था और अभी हर कोई जानता है, क्योंकि बांग्लादेश की इंतरिम सरकार का यही अभी क्या है, मुखिया है, ठीक है, मोहम्मद यूनिस। चलो, तो इसने क्या किया था, इसने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को जो है स्टैब्लिश किया था, इसको सेटअप किया था इसलिए। अभिजीत बनर्जी इंडियन है, मतलब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में इनकी वाइफ एस्तर डुफ्लो के साथ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अमर्त्य सेन पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको 1998 में नोबेल मिला था, और अभिजीत जो बनर्जी थे उनको 2019 में मिला था। अच्छा, ये बताइए कमेंट में कि जो मोहम्मद यूनिस है इसको कब नोबेल मिला था, ये जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का फाउंडर है, कब मिला था इसको, जल्दी से बताइए। अगला है, एंड दैट इज अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस एस का मतलब क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको कब मिला था नोबेल? तो ध्यान रखना है, इसको नोबेल मिला था 2006 में, 2006 में, है ना, शांति के लिए पीस प्राइज मिला था। 75 नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड का एग्जाम्पल कौन नहीं है? डिफेंस भी है, लॉ भी है, एक्सेस टू क्लीन एयर है, लेकिन ड्राइव वे एट आवर होम नहीं है ना, आपको घर तक छोड़ के आ जाएगा, ये ऐसी कोई सर्विस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप प्राइवेटली खुद ओला वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पब्लिक सर्विस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल लेड डाउन बाई द OECD, ठीक है, अबाउट बजटरी गवर्नेंस। तो इसमें से OECD के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल ले नहीं किया गया है? तो which of the following not the principle laid down by the OECD about budgetary governance, ठीक है। It does not allow the citizen to participate in budgetary debates. The execution of the budget must be proactively planned, managed and monitored. Design the capital budgeting framework to meet national development needs. Alignment of budgets with medium-term strategic प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन एलिमिनेशन से अपन को करना होगा इस क्वेश्चन को। इट डज़ नॉट अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन, डज़ नॉट, मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है नेटो में कि जब भी इस तरह का आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, नॉट या फिर ये किस मतलब एक्सट्रीम टाइप का, या फिर जहाँ पर नॉट की ये चीज़ इसको अलाउ नहीं करी गई है या फिर इसको नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चांसेस रहते हैं गलत होने के। ये थोड़ा जनरलिस्टिक टाइप का है स्टेटमेंट। सेकंड, द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट मस्ट बी, अब मस्ट भी, अब ठीक है, अब थोड़ा उसको ले सकते हो कि एक्सट्रीम टाइप का है, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट मस्ट भी प्रोएक्टिवली प्लान होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या गलत हो सकता है? कुछ नहीं। इसमें क्या गलत हो सकता है? डज नॉट अलाउ, सिटीजन को अलाउ नहीं है कि वो बजट डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकें। डिज़ाइन द कैपिटल बजटिंग फ्रेमवर्क, अगर आप इन सबको देखें तो काफ़ी इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की है, अफर्मेटिव टाइप की है, ठीक है, कोई डेटा कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ पर इट डज नॉट अलाउ, ये गलत हो जाएगा आपका, नॉट पूछा आपसे। 77, कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू डेफिसिट दिया गया है और जीडीपी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो डेफिसिट होता क्या है, या फिर इन पर्टिकुलर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप रेवेन्यू रिसीट को घटा दीजिए, आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट है 2.8% और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे 10.8% है। निकालना क्या है? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट क्या कैसे निकलेगा? 10.8% माइनस 2.8%, दैट मीन्स 8%। अब जितने भी डेफिसिट हमें पता होना चाहिए। जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज़ जो राजकोषीय घाटा है, ये किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, कि गवर्नमेंट ने कितनी खरीदारी कर रखी है, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग्स कर रखी है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में आता है टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा खर्चा माइनस टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी बोरोइंग्स को आपको हटा देना है। बोरोइंग्स किसका पार्ट होती हैं? कैपिटल रेसीट का पार्ट होता है। तो कैपिटल रेसीट का वो पार्ट जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, जो आपने बोरो किया है, उसको हटा देना होता है, देन फिस्कल डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं जरा बताइए? फिस्कल डेफिसिट में मैं क्या घटाऊंगा तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा? नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, में से कौन सा गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं होता है? तो भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो होता है आर्टिकल नंबर 266, पब्लिक अकाउंट भी होता है आपका, कंटिजेंसी फंड भी होता है, लेकिन जनरल प्रोविडेंट फंड इस तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है। प्राइमरी डेफिसिट मिलता है अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं
फिजिकल डेफिसिट में, तो ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इससे हमारी निकलती हैं सैलरी वगैरह, किसकी, जजेस की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है, इस पर वोटिंग अलाउड नहीं होती है। और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम में वोटिंग हो सकती है, और वो भी कहाँ पर, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, से वो उसका डिस्कस कर सकता है राज्यसभा। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो कौन से स्टेट्स पार्ट हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। The Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 was introduced in Lok Sabha on 11th August 23, which amends the। तो जो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल है, ये किसको अमेंड करता है, तो ये आपका अमेंड करता है 2017 का जो IGST एक्ट था उसको, ठीक है, जो 2023 वाला है। इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द टैक्सेबल बेस देन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे ही आपका टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। किस तरह का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब जैसे कि अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल साल का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पे टैक्स रेट पड़ रहा है ना, अगर मैं 20 लाख कमाऊंगा तो वो टैक्स की रेट बढ़ जाएगी ऊपर जाने पर। तुम ज़्यादा डीप पे मत समझो, वैसे डीप पे तो मैं क्लास में समझा चुका हूँ आपको एक बार, लेकिन आप इतना ही समझ लो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे GST है, आप में से चाहे किसी के घर की इनकम मतलब साल की चाहे 1 लाख रुपए हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, आप सभी मेरे को जो 18% GST दे रहे हैं, जो मैं गवर्नमेंट को भर रहा हूँ, तो सभी लोग 18% दे रहे हैं ना, यानी उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, 18% दे रहे हैं। आप कोई भी कुछ भी खरीदते हैं जाके, हर चीज़ में GST है, ठीक है, तो आप वहाँ पर GST भर रहे हैं गवर्नमेंट को, चाहे आपकी इनकम कम है ज़्यादा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम मान लो थ्रेश होल्ड से नीचे है, 5 लाख से नीचे, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। 10 लाख है, टैक्स भरेंगे आप, रेट कुछ होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है, यानी कि इसमें जो नहीं समझ में आ रहा, रट्टा मारो जिंदाबाद, मार्जिनल जो टैक्स रेट होगी दैट वुड बी ग्रेटर दैन दी एवरेज टैक्स रेट इन दी प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। Which of the following are recognized as final goods while estimating the GDP? तो इनमें किसको हम फाइनल गुड मानते हैं जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, बताइए जल्दी से। वीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन अ हाउस, रोटी हम परचेज करें, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था कि चाय हम खुद बना के पी रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक फाइनल गुड है सर। डॉली चाय वाला, MBA चाय वाला, इन सब के लिए क्या है, वो चाय उसको बेच रहे हैं, तो उनके लिए फाइनल गुड नहीं है, तो हमारे लिए फाइनल गुड है ये। वीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन अ होटल, वो फाइनल गुड नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट गुड होगा। टी बैग्स यूज टू मेक टी इन अ हाउस, यस। टी बैग्स यूज टू मेक टी इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंटीन, नो, A and C, ठीक। रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड्स आइटम रिलेटेड टू, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड आइटम्स, तो प्रीवियस फाइनेंस चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हो, ठीक है, उसका भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। रेवेन्यू जो अकाउंट होता है उसमें सारे आइटम्स होते हैं, इस साल के भी, पिछले साल के भी, और आने वाले जो हमारे अगले एस्टिमेट्स हैं वो भी, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होगा, ठीक है। द आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसमें आप देखो रेवेन्यू अकाउंट में, तो जो हमने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो जो हम, ये तो हमें पता है ना कि जो हमने लोन लिया उसमें अगले साल हमें कितना इंटरेस्ट भरना है, तो गवर्नमेंट पहले ही उसकी ग्रांट जो है कर लेती है, उसकी मांग ले लेती है, उतना पैसा निकाल लेती है। आत्मनिर्भर भारत योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको किस से वो किया गया था, EPFO से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन और वर्किंग एज ग्रुप, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो 15 से लेकर 59 साल, इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो इन 2011-12 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, लोएस्ट
कहाँ पर है, तो लोवेस्ट कहाँ पर है, केरला में है। मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट कहाँ पर है, बिहार में है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DWCRA मॉडल ऑफ SHGs। तो इसमें जो DWCRA जो मॉडल है SHGs का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अटेम्प्ट करिए जरा। हाथ कितने ठंडे हो जाते हैं यार। ठीक है, तो टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल चिल्ड्रन, रूरल फैमिलीज, रूरल वेमेन। आप देख सकते हैं दो यहाँ रूरल सब में कॉमन है। यहाँ चिल्ड्रन या फैमिली, यहाँ वेमेन या वेमेन, यानी वेमेन से कोई ना कोई लेना देना। और यहाँ पर W जो आप देख पा रहे हैं ये वेमेन ही एक्चुअली में स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो तो फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल चिल्ड्रन, to provide housing support for rural families, to provide self-employment opportunities for rural women, to provide healthcare services to rural women। तो यहाँ पर होगा self employment opportunities to rural women, DWCRA model of SHGs। नॉट इंक्लूडेड इन 3 मेन dimensions ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन इंक्लूडेड नहीं है, लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी, बट अर्बनाइजेशन नहीं है। हम पढ़ते हैं कि LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में, जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सफ़र करना पड़ा था, भुगतान संतुलन का हमें क्राइसिस हुआ था। तो उस समय LPG रिफॉर्म्स लाए थे क्योंकि IMF ने हमें कुछ शर्तें दी थी कि आपकी अपनी इकोनॉमी को, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हो, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो आप। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो आएगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि आप ईज कर रहे हो इकोनॉमी को। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हो कि भाई प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर आप जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उनको रिकॉल कर सकते हैं कि जो पहली वाली IPR आई थी वो कब आई थी, 1948 में आई थी। दूसरी वाली जो IPR आई थी वो 1956 में आई थी। और इसने इंडस्ट्रीज़ को कितने ग्रुप्स में बांटा था, और इसने क्या किया था, इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया था सबसे पहली बार। कितने शेड्यूल्स में इसको बाइफरकेट किया था या फिर डाइवर्सिफाई किया था, ये आप बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी इकोनॉमी को बाकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था। शेड्यूल की अगर बात करेंगे 3 शेड्यूल्स थे, A, B, C। शेड्यूल A में वो इंडस्ट्रीज़ थी जिसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन कर रहा था। शेड्यूल B में कितनी इंडस्ट्रीज़ थी जरा बताइए। शेड्यूल B में वो इंडस्ट्रीज़ थी जिनको कि गवर्नमेंट ओन तो कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट रोल में वो प्राइवेट प्लेयर्स की मदद ले सकता है, और बच गई वो C में थी। तो कितनी थी, 17 इंडस्ट्रीज़, 12 इंडस्ट्रीज़, और बच गई जो है वो थी सब आपकी जो शेड्यूल नंबर C था उसमें। तो ये ध्यान रखना है किसने सबसे पहले डाइवर्सिफाई किया था। ठीक है, स्मिथ चाचा सेंचुरी ठोक दिया। अच्छा ठीक है, और इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम कंट्री का। और आखिरी जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1991 में आई थी, जहाँ पर हमने क्या किया था, इस लाइसेंस राज को ख़त्म हुआ था। जो लाइसेंस राज 1948 में शुरू हुआ, 1956 में पीक में पहुँच गया, वो लाइसेंस राज जाके 1991 में ख़त्म होता। लाइसेंस राज का मतलब है कि अगर किसी को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी होती थी प्राइवेट प्लेयर को, तो उसको बेचारे को लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से क्लियरेंसेज लेने पड़ते थे, और वहाँ पर खूब करप्शन होता था जम के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में से कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है बजाज तो है नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नहीं, ये तो हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इंडिया की तक नहीं है, पब्लिक तो छोड़ ही दो। ठीक है, आपकी ये सेल होगी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। M का मतलब क्या, भीम UPI में हाँ, तो अब बताओ जरा M का मतलब क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है मनी होगा। ठीक है सर, मैच देख लेना, अभी ये कर लो। ठीक है, स्मिथ ने सेंचुरी ठोक दी है तो चलो। तो भीम UPI में M का मतलब क्या होगा, मॉनेटरी नहीं, मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या फुल फॉर्म है इसका, ये B से भारत, ठीक है, BH से भारत, I से इंटरफेस, भारत इंटरफेस मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस मनी। ठीक है, एक सेकंड का, हेलो। ठीक है, 91 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इनमें से कैपिटल गुड क्या होते हैं,
कैपिटल गुड जैसे पूंजी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये लैपटॉप मेरा पेन भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। मैं जैसे कि कोई अगर बिस्किट बना रहा है, फैक्ट्री है उसकी, तो जो बिस्किट की मशीन है तो वो उसके लिए क्या होगी, कैपिटल। ये ड्यूरेबल होते हैं बिल्कुल, ये एक्सपेंसिव होते हैं सर, महंगे आते हैं ये, ठीक है, मशीनरी महंगी आती है, तभी तो हर कोई बिज़नेस नहीं कर पाता है, तभी तो हर कोई बिज़नेस नहीं कर पाता है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन और वेवलेन गुड्स में काम नहीं करता है। गिवन गुड्स होते हैं जैसे कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी के गुड्स होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, नमक, चाहे जितने महंगे हो जाएं ये तो हम यूज़ करेंगे ही। तो डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट एक तो यहाँ नहीं काम करता, और वेवलेन गुड्स होते हैं उनमें काम नहीं कर सकते, जैसे कि एप्पल आईफोन, ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, सेल भी इंक्रीज़ हो रही है, वाह वाह, ठीक है। तो वेवलेन गुड्स होते हैं, तो ये ड्यूरेबल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन्हीं में होता है डेप्रीसिएशन, इन्हीं की वैल्यू क्या करती है, डेप्रीशिएट होती है। जैसे मैंने अगर ये लैपटॉप ख़रीदा था, मान लो कि 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपए का जो लैपटॉप है ये आज 1 लाख रुपए का नहीं होगा, हो सकता है मैं अगर बेचने जाऊँगा तो 85,000 मिले बस इसका, अगले साल जाऊँ तो हो सकता है इसका 70,000 मिले, उस अगले साल 50,000, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है वैल्यू इसका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो योजना है ये कब लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो ग्रामीण यानी कि रूरल परिवेश से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस, तो मोहम्मद यूनिस, ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, आंसर, ठीक है, 95। A 5% decrease in poverty by 2007 was one of the main objective of which plan, तो किसका मेन प्लान था कि 2007 तक हमें 5% तक का पोवर्टी में डिक्रीज देखना है, तो किसका होगा सर, 10th का ही होगा ना, तो क्योंकि 10th ही तो 2007 में ख़त्म हो रहा था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट, अच्छा ये बताओ कि जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका गोल क्या था, और 12th 5 ईयर प्लान इसका गोल क्या था, 11th और 12th 5 ईयर प्लान के क्या गोल्स थे। इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू डेफिसिट, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, ऑप्शन नंबर 4 तो सही आंसर हो जाएगा। अब 11th 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, तो 11th का 5 ईयर प्लान गोल था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ किसका था, 12th, यानी 12th में हमने क्या ऐड कर दिया, सस्टेनेबल। 2012 से 17 तक होना था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये चला गया। 100 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे आप करेंगे बिकॉज अब आसान आसान से। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR, तो CRR होता है कि कितना पैसा जो है बैंकों को साइड में रखना है एज कैश, जितना उनका NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन % उनको कैश में रखना होता है। तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द बैंक, नो, इसको सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है, मतलब कि काइंड ऑफ RBI को डिपॉजिट कर रहा है कैश रिजर्व, ठीक है। CRR, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कैश बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द गवर्नमेंट, ठीक है, विद एनी बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक तक रखना होता है। CRR और SLR में क्या अंतर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, और एक कॉमेंट में ज़रा बताएंगे कि मनी मल्टीप्लायर और CRR का आपस में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ने कि वैधानिक तरलता अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, ये वो पैसा होता है जो कि बैंक्स कीप एज मतलब ये इन्वेस्ट कर सकती हैं, ना सिर्फ कैश के फॉर्म में बल्कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, यानी कि इसमें ब्याज मिलेगा। देखो कैश के फॉर्म में तो कोई बैंक पागल नहीं कि 1 रुपया भी वो कैश में रखेगी, क्योंकि उसमें उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। हम पागल हो सकते हैं, जनता पागल हो सकती है कि घरों में अपना पैसा कैश में पड़ा रहने दें, लेकिन बैंक पागल नहीं, क्योंकि बैंक हमें पता है कि क्या कमाती है, बैंक कमाती है, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, जब इसको क्या टेक्निकल टर्म मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई लोन यहाँ पर कोई लोन लेने जाता है या फिर कोई डिपॉजिट करने जाता है तो उसको कुछ सर्टेन % इंटरेस्ट रेट मिलता है, मान लेते हैं 5%, ठीक है, और कोई लोन लेने आता है बैंक से, बैंक उसको उतना ही पैसा मान लो दे दिया, ठीक है, और वो 8% में दिया, तो ये 3% का क्या कमाया इसने, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ बैंक। ये जो मार्जिन होता है ना, इसको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में स्प्रेड बोलते हैं, तो स्प्रेड बैंक को कमाना होता है, तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मनी मल्टीप्लायर और CRR का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इन विच ईयर डिड
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MG नरेगा कब पास किया था? 2005 में। द डैश स्कीम दैट कवर्स आर्टिशंस रिलेटेड टू 18 फील्ड्स वाज इंक्लूडेड। तो ये आपका विश्वकर्मा स्कीम थी जो PM मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किया था 17 सितंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्लेड एन इंस्टीट्यूशनल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी में इंक्लूडेड है। जैसे हर कोई एक गरीब सेक्शन, गरीब तबके का भी व्यक्ति लोन ले पा रहा है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर पा रहा है, वो UPI का यूज़ कर पा रहा है, वो पैसा डिपॉजिट कर पा रहे हैं, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो किसने इसमें रोल प्ले किया? नाबार्ड ने। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो भाई जो अमीर लोग, जैसे मान लो हम लोग हैं, मीडियम मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो भाई हम लोग को एक्सेस है बैंक का, लेकिन जो एकदम ही गरीब तबके से उनको नहीं एक्सेस है ना, तो वो कैसे दिया गया? उसके लिए नाबार्ड ने काम किया, ठीक है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हैं, चलो 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयड। और जरा बताइए NBFC जो MFI हैं, इनको किस कमिटी के रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिश किया गया था? टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड। और ये बताओ जो NBFC हैं, क्या ये टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा टाइप ऑफ जो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हाई इनकम ओनली। देखो हाई इनकम और वो भी सिर्फ उन्हीं को ही, कितना गलत है ये तो, बहुत ही ज़्यादा गलत है। मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग ऑपरेशन अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, ठीक है। मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, जो 2011 में जिसने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। क्लियर है इतनी चीज़? और क्या पूछा था मैंने? और भी कुछ पूछा था क्या? हाँ, NBFC आपके टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जो हमारे ये मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं M0, M1, M2, बिकॉज इस पर क्वेश्चन तो आई थिंक आया नहीं है, तो हम इसको क्यों ना रिकॉल कर ही लें अपने आप से, ठीक है। अब M0 क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजर्व मनी या फिर बेस मनी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है करेंसी इन यूज़ प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। करेंसी इन यूज़ प्लस अदर, जो हमारे बैंक लोग डिपॉजिट करते हैं RBI के पास, जो CRR और CRR वगैरह में पड़ा रहता है, वो होता है करेंसी जो यूज़ में, और अदर डिपॉजिट विथ RBI। M1 को बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है, ये पता है। और ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं जरा बताना? तो इसमें क्या आता है? इसको मैं ऐसे याद कर लो, इन शॉर्ट M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। वैसे कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन अभी वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बस इतना याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। M3 क्या होता है? M1 प्लस टाइम या टर्म डिपॉजिट, और यही होता है ब्रॉड मनी, जिसको कि हम मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी एग्रीगेट। M4 क्या होता है? M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, ये आ जाता है इसमें, ठीक है। 102 इन इंडिया डॉक्यूमेंटेड बाई अ स्टडी इन विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड। ज़्यादातर कहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं लोग? तो ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में। भाई यहाँ पर थोड़ी ना अनएम्प्लॉय, अभी तो पढ़ ही रहे हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 2 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। कौन सा करेक्ट है अबाउट यूनियन गवर्नमेंट बजट इन इंडिया? तो बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन of the government in fulfilling the aspirations of people. The budget is the summary report of the financial performance of the government in power. The budget provides details of expenditures meted out by various union government ministries. तो तीसरा वाला तो भाई पक्का सही होगा ही होगा। द बजट इज द समरी रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल, तभी तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट वर्ड तो हमारे कहीं लिखा नहीं हुआ है, हम तो उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, आर्टिकल 112। द बजट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द गवर्नमेंट। उसका विजन क्या है? बिल्कुल सब देखो, बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े ही किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव टाइप के स्टेटमेंट हैं, अफर्मेटिव टाइप के स्टेटमेंट हैं, ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च दी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो रोजगार के लिए कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी? तो आपके ऑप्शंस हैं रूरल डेवलपमेंट, ये तो है नहीं, रूरल का तो करना नहीं, रोजगार देना, ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए होगा, तो लेबर जो मिनिस्ट्री है वो करेगी। If labor is employed in a job but is not actually utilized for the production of goods and services, it is known as employed तो हैं लेकिन एक्चुअल में यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, मतलब कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। सीजनल भी इंडिया के रूरल इलाकों में देखने को मिलता है, यानी एग्रीकल्चर में। एजुकेटेड अर्बन में देखने को मिलता है, ठीक है। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट करके ऐसा स्पेसिफिक कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ये फिलिप्स की थ्योरी बोलती है, जो कि स्टैगफ्लेशन में गलत साबित हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमिसेस 100 दिन का रोजगार, तो पता है मनरेगा हो जाएगा।
मेन पर्पस क्या है कैग का, ये पॉलिटी का क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो इसका है टैक्स कलेक्ट करने का, इसका काम थोड़ी ना होता है, इन्वेस्टिगेट करना और रिपोर्ट सबमिट करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। 148 कैग का एक ऑफिस होना चाहिए, 149 ड्यूटी दी हुई है कैग की, 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें फॉर्म ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, इसमें ड्यूटीज़ दी गई हुई हैं, उसमें ऑफिस दिया हुआ है कैग का, और करंट में कैग है कौन, कल करंट अफेयर वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था। 151 में रिकमेंडेशन दी हुई है। तो संजय मूर्ति करंट में क्या है, कैग हैं, जो पहले जीसी मुर्मू जी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, जो आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर क्योंकि वो अपॉइंट हो चुके हैं। और कैग को एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है ये, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैग को, तो कैग को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। पहले कौन थे, वी नरहरि राव थे। वॉट डज अ बजट डेफिसिट मीन, तो बजट डेफिसिट का मतलब है कि कितना ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। घाटे का मतलब यही होता है कि आपने खर्च ज़्यादा कर दिया है इनकम से। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल, हेड काउंट रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन की, ठीक है, यानी कि टोटल हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि कितनी आपकी पुअर पॉपुलेशन है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहाँ पर है, तो बिहार में है, ठीक है, देखा था। आखिरी क्वेश्चन है, बाकी आप करेंगे। एयर और नेशनल डिफेंस किस तरह के गुड हैं, तो अभी हमने देखा था ये पब्लिक गुड्स हैं, प्राइवेट गुड नहीं है, ठीक है। बाकी तो यार आई थिंक आप कर सकते हैं, नॉट प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल। हाउ मनी सेंट्रल बैंक्स कैन अ कंट्री हैव, कितने सेंट्रल बैंक किसी कंट्री के हो सकते हैं, तो ये बासिल गाइडलाइंस के हिसाब से 1, एक ही हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन है, आरबीआई है। कितने क्वेश्चन है टोटल, 139 आई थिंक ना, नहीं 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 127 है, ठीक है। तो अब 27 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं आई थिंक। कॉमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, तो कॉमर्शियल बैंक का रोल प्रिंटिंग एंड इशू करेंसी, ये सेंट्रल बैंक का काम होता है, जैसे आरबीआई जो करती है, सेंट्रल बैंक है ना, हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक आरबीआई करती है काम। गवर्नमेंट सिर्फ 1 रुपये का जो नोट है वो निकालती है, बाकी सब काम ये करती है हमारी आरबीआई। टू सेट इंटरेस्ट रेट सेट करने का सेंट्रल बैंक का काम होता है। रेगुलेट करना मनी सप्लाई, हाँ हाँ, ये भी आपका सेंट्रल बैंक का काम होता है। सही आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मनी देना, ये सब काम होते हैं, ठीक है। चलो, स्टंटेड ग्रोथ विच इज़ अ कॉमन इन चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इज अ श्योर साइन ऑफ, तो ये क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अब जरा कमेंट में आप बताइए कि आपने इस लेक्चर से क्या सीखा, क्या नई चीज़ें सीखी, जल्दी से बताइए। आलोक कुमार तो बैच वाला ही करवा लो आप, है ना। सर प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में वापस वाले क्यों भाई, अंडर न्यूट्रिशन, यस। क्या सीखा, शत्रु को प्रेम से जीतो मतलब शत्रु को प्रेम से जीतो, समझा नहीं मैं। यस, M1 मोस्ट लिक्विड होता है। क्लास ख़त्म, बिल्कुल क्लास ख़त्म, दिव्य शक्ति। बहुत ज़्यादा सीखे प्रियंका ठाकुर। सर न्यू टीचर अच्छे हैं ना। देखी किसने देखी क्लास इंग्लिश वाली, इतना फास्ट शताब्दी नहीं चलती बेटा, ये इकोनॉमिक्स का वो नहीं था, स्क्रैच से लेक्चर नहीं था यहाँ, इकोनॉमिक्स सीखने के लिए नहीं था, इकोनॉमिक्स का रिवीजन के लिए लेक्चर था, सीखने के लिए लेक्चर नहीं था ये, ठीक है। जिनको आती है मेंस के लिए खासकर था ये, और जिनको आती है उनके लिए था ये, ठीक है। पहले से एकदम स्क्रैच से सीखना है तो 1 शॉट लेक्चर पड़ा हुआ है, एफआरबी पड़ी हुई है, वो अलग है ना। हर दवाई, एक दवाई हर चीज़ के लिए काम नहीं आती है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा हुआ रिवीजन, ओके। ये सीखा चाहे जितना पढ़ लो कम ही है, अच्छा।
चलिए भाई, थैंक यू। और वो मैं कूपन कोड एक्टिवेट कर दूंगा जो एक्सपायर हुआ, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पर। ई बुक के फॉर्म में तो अवेलेबल है ही आपके। और जो मेंस वाले एस्पिरेंट है, प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। कुछ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्विक फॉर्मेट में, टेलीग्राम पे स्टार्ट करूँगा। तो जो लोग मेंस वाले हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू।